चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते आप सभी को। और आज की इस क्लास में जो विभिन्न प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर हम चल रहे थे, तो आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। यानी उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। ऑप्शन आपके सामने 2012, 2008 या 2006 या फिर 2010। तो प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर होगा आपका 2006। ठीक है, 2006 यानी आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करें इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाता है। इसका विस्तार जो है तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जिसे नवंबर 2012 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, उसे भूमि सुधार अधिनियम और भू राजस्व से संबंधित किया गया है। ठीक है, यानी कि भूमि सुधार अधिनियम और भू राजस्व से संबंधित अगर जो मामले हैं ये आपके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत माने गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय अपराध है जिसके लिए निम्न रुपए तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन है आपके 500 रुपए, 200 रुपए, 300 या फिर 100 रुपए। ठीक है, देखिए सार्वजनिक जो उपद्रव, इसके लिए कोई संविधान में कोई विशेष धारा तो नहीं बनाई गई, लेकिन इसके लिए क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर अगर उपद्रव कर रहा है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति है ऐसे मामले में अगर सार्वजनिक उपद्रव कर रहा है तो इस संहिता द्वारा यानी इस नियम के द्वारा उसे 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हुआ आपका बी ऑप्शन, 200 रुपए। 200 रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति इसी कृत्य को दोबारा दोहराता है, ठीक है, यानी वह दोबारा करता है, तो फिर उसे फिर 6 माह की जेल या फिर 200 रुपए जुर्माना या दोनों जुर्माने और ये सजा एक साथ हो सकते हैं उसको। ठीक है, तो यानी कि सार्वजनिक स्थल पर उपद्रव करने का जो एक समन शुल्क है वो कितना है, 200 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए, किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने ए.के. राय वर्सेस पंजाब राज्य, या फिर ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, डी.सी. बाधवा बनाम बिहार राज्य, या फिर ए.के. कृपाक बनाम भारत संघ। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर होगा आपका, एक बार प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी.सी. बाधवा बनाम बिहार राज्य। ठीक है, डी.सी. बाधवा बनाम बिहार राज्य, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में ने यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसमें संशोधन भी किया। ठीक है, इसको संशोधित भी किया। अब देखिए डी.सी. बाधवा महोदय जो है, इनका कहना था कि असाधारण परिस्थितियों में भी अध्यादेशों को पुनः जो है तो एक प्रख्यापित किया जा सकता है। ठीक है, जो कि यह क्या है, एक असंवैधानिक है। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस बात को खारिज करते हुए यह कहा कि अध्यादेश स्वयं में एक अपवाद है। अतः 1992 में यह प्रथा फिर से एक बार शुरू हुई और नरसिम्हा राव जो सरकार थी, तो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा इस अध्यादेश में कुछ प्रख्यापित किए गए, कुछ अध्यादेशों को क्या किया गया, प्रख्यापित किया गया। ठीक है, तो यानी कि जैसे ये कहा गया कि विधान के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, तो शीर्ष अदालत ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अध्यादेश अपने आप में खुद एक अपवाद है। ठीक है, और ये जो मामला हुआ ये डी.सी. बाधवा महोदय और बिहार राज्य सरकार के मतलब कि उसमें हुआ था, दोनों के अपोजिट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, महंगाई भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, या फिर भोजन भत्ता, यानी लंच। ये भोजन से संबंधित मतलब आपका लंच है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है। प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, सबसे पहले तो हम अगर अनुलाभ की बात करें तो किसी कर्मचारी को जो एक वेतन मिलता है, उस वेतन के अतिरिक्त उसके अलावा अलग से जो एक विशेष प्रकार का एक लाभ मिले, यानी उसको किसी अन्य तरीके से भी कुछ मदद मिले, वो आपका अनुलाभ कहलाता है। अब एक ऐसा अनुलाभ जो कि कर मुक्त हो यानी टैक्स फ्री हो, तो वो सही आंसर होगा आपका नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। ठीक है, यानी कि अनुलाभ में अगर बात करें ना, तो किसी कर्मचारी को वेतन जो अलग से दिया जाने, वेतन के अलावा अलग से प्रदान किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अनुलाभ है जो कर योग्य नहीं होगा। ठीक है, और सारे जो अनुलाभ है वो कर योग्य नहीं होते और सभी जो अनुलाभ है वो कर योग्य होते भी हैं। यानी कहने का आशय यह है कि कुछ में कर लगता भी है। ठीक है, यानी जो आपने सुना होगा जो टीडीएस सिस्टम होता है ये कट जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक कर युक्त अनुलाभ हुआ और ये आपका कर मुक्त अनुलाभ है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 19 का भाग 1, या फिर अनुच्छेद 300A, या फिर इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, संपत्ति की अगर बात करें, यानी कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, तो सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 300A। 1978 में इस संबंध में बताया गया कि एक संशोधन किए जाने के बाद भारत में संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार ना होकर के वह एक मानव अधिकार हो गया। ठीक है, 1978 के संबंध में इसमें बताया गया। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार बात करें इस अनुच्छेद की, तो इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अतिरिक्त उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके आर्टिकल 300A का भाग 1, जो कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखें, भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, और पंचायत अधिनियम है आपके अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन एक बार देखें आप सभी लोग, 1984, 1996 या फिर 2015 या फिर 2010। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही आंसर होगा 1996। ठीक है, 1996, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, एक है आपका पेशा अधिनियम। ठीक है, पेशा अधिनियम की अगर हम बात करें तो पेशा का मतलब होता है PESA, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, तो देखिए पेशा अधिनियम 1996 में आया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका 1996। बात करें इस अधिनियम की, तो देखिए पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो जीवन शैलियां हैं, इनको पहचानने, इनको सशक्त बनाने और इनकी संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, इस अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को एक विशेष प्रकार की सुविधाएं और विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, साथ ही साथ उनमें क्या करता है, एक विशेष प्रकार के संसाधन भी प्रदान करता है। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? ठीक है, यानी 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार ग्रामीण भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम अशोधित जन्म दर है? पंजाब, केरल, असम या फिर आंध्र प्रदेश? प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर माना जाएगा आपका केरल। सही उत्तर क्या होगा? केरल, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केरल की बात करें तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में ग्रामीण भारत में सबसे कम अशोधित जन्म दर रिकॉर्ड की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार चलें तो देखेंगे, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन देखिए, भारत की जनता से, भारतीय संसद से, सुप्रीम कोर्ट से यानी सर्वोच्च न्यायालय से, या फिर ब्रिटिश संविधान से। निम्न में से किसमें से प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर होगा भारत की जनता से। क्या होगा? भारत की जनता से। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। भारत की जनता की अगर हम बात करें ना तो देखिए, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में ये बात क्लियर कर दी गई है कि संविधान जो है भारत के लोगों से और मतलब कि भारतीय जनता के समक्ष जो उन्होंने अपनी प्रस्तावना रखी तो उसमें बताया गया कि देखिए, यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। ठीक है, तो यानी ये जो जितने भी मतलब कि अपने अधिकार जो प्राप्त करता है भारतीय संविधान, वो किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। अगले नंबर पे देखेंगे, 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, पुर्तगाली थे। ठीक है, सबसे पहले भारत में अगर कोई भी व्यापारिक कंपनी आई यूरोप देश से तो आपके 1498 में आपके पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वास्को डी गामा, जो उत्तर महासागरीय का चक्कर लगाते हुए भारत के मालाबार तट यानी कोचीन बंदरगाह पर पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चले तो देखिए, किस वर्ष की आयु से अधिक से प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय हेलमेट पहननी चाहिए, यानी जो सुरक्षात्मक जो टोपी होती है उसको पहनने के लिए बताया गया कि किस वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर माना जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, यदि आपकी उम्र 4 वर्ष से अधिक है और अगर आप बाइक ड्राइविंग कर रहे हो या फिर आप उसमें बैठ रहे हो तो आपको क्या करना होगा? फिर आपको सुरक्षात्मक टोपी यानी कि हेलमेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें इसके अधिनियम की तो देखिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में अगर आप मोटरसाइकिल की अगर सवारी कर रहे हैं या फिर उसमें बैठ रहे हैं तो 4 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से जरूरी है। ठीक है, यानी ये मोटर वाहन एक्ट की धारा है, MV एक्ट कहते हैं इसको, मोटर वाहन की धारा 129 के तहत। क्लियर हुआ? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं? नोट भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो फिर
खत्म करते हैं इस क्लास को और मिलते हैं आपसे कल इसी समय में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।